स्टूडेंट्स, तो जीडी इन्फोटेक आर्ट्स क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पार्ट 1 शुरू करेंगे अपनी थर्ड वीडियो में। तो सबसे पहला टॉपिक हम होम या अकोमोडेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आइडियाज़ दूंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आइडियाज़ में ही होती है, उन्हें आइडिया का पता ही नहीं होता, तो क्वेश्चन को मूव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स उस टॉपिक का आपके पास आइडिया हो। अगर आइडिया है तभी आप उसका आंसर कर पाओगे, नहीं तो आप उस चीज़ का आंसर नहीं कर सकते। तो पहले स्टूडेंट्स मैं शुरू करता हूँ होम या अकोमोडेशन। तो होम या अकोमोडेशन क्या होती है, जहाँ पे हम रहते हैं उसे हम अकोमोडेशन का नाम देते हैं। जैसे कि मैं सरहंद में रहता हूँ और सरहंद में जो है घर में रहता हूँ, तो जो घर है उसे मैं अपनी अकोमोडेशन का नाम दूंगा। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं एग्जामिनर अकोमोडेशन के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं कि आप किस तरह की अकोमोडेशन में रह रहे हो, या आपकी अकोमोडेशन का प्लीज़ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताइए कि किस तरह की अकोमोडेशन है, या यहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं हैं, आप वहाँ पे कितने समय से रह रहे हो, क्या फ्यूचर में आप वहाँ पे रहोगे या नहीं रहोगे, या आप पास्ट में भी वही अकोमोडेशन में रहते थे जहाँ पे अभी रह रहे हो, या आपने चेंज कर ली है, या वहाँ पे जो है क्या डिफरेंस है, अभी यहाँ पे आप पहले रहते थे या अब रहते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उन क्वेश्चंस का आइडिया होना चाहिए। अगर हमारे पास आइडियाज़ हैं तभी हम उन क्वेश्चंस को एलैबोरेट कर पाएंगे। अगर हमारे पास आइडियाज़ ही नहीं है तो हम कैसे उसको एलैबोरेट कर पाएंगे। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से आता हूँ। अभी मैं आपको हिंदी में ही डिस्क्राइब करूँगा ताकि आप लोग अच्छी तरह से आइडियाज़ को फिक्स कर लें, आपको उस चीज़ की नॉलेज हो जाए। तभी मैं उसके बाद आपको बताऊँगा कि आपने किस तरीके से वो एग्जामिनर को उसके आंसर जो है डिलीवर करने हैं। तो पहला काम तो आइडियाज़ ही है। अगर आपके पास आइडिया ही नहीं है तो आप 4 पैरामीटर्स जो है वो कैसे पूरे कर पाओगे। तो 4 पैरामीटर्स पूरे करने के लिए सबसे पहले आपके पास आइडिया होना चाहिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। जैसे आपको पूछा जा सकता है व्हाट काइंड ऑफ अकोमोडेशन डू यू लिव इन। तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको अकोमोडेशन और आपकी अकोमोडेशन के डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछ रहा है। डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि किस तरह के हाउस है। तो यहाँ पे हमने लेक्सिकल सोर्स जो है डिटैच्ड हाउस, टेरेस्ड हाउस या सेमी डिटैच्ड हाउस, तीनों में से हाउस अकेला नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ पे लेक्सिकल सोर्स के जो मार्क्स लगते हैं। तो हमने तीनों में से एक चूज कर लेना है और ये वर्ड नोट कर लें स्टूडेंट्स। डिटैच्ड हाउस, DETACHED, डिटैच्ड हाउस, सेमी डिटैच्ड हाउस, और तीसरा है टेरेस्ड हाउस। तो टेरेस्ड हाउस तो जो है हमने पहले डिस्क्रिप्शन जरूर बतानी है कि मैं किस तरीके के घर में रह रहा हूँ। तो टेरेस के बारे में मैं बता दूं, अगर स्टूडेंट्स आपके दोनों साइड पे घर हैं या कोई प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप रह रहे हो, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड दोनों पे प्रॉपर्टी है, तो उसे हम टेरेस्ड हाउस बोलेंगे। अगर जो है दोनों साइड पे खाली है तो हम उसे डिटैच्ड हाउस बोलेंगे। कभी कभी जो ओपन एरिया में भी घर होते हैं जिसके आसपास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, तो उसे हम डिटैच्ड हाउस बोलते हैं। और सेमी डिटैच्ड हाउस उसे बोलते हैं जिसकी एक साइड पे तो प्रॉपर्टी है, दूसरी साइड पे नहीं है। तो आप तीनों वर्ड्स में से आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर लें। अभी से तीनों वर्ड्स में से आपने एक वर्ड जरूर बोलना है अगर आपको काइंड ऑफ अकोमोडेशन के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ अकोमोडेशन डू यू लिव इन, तो आपने जो आंसर देना है आई लिव इन ए टेरेस्ड हाउस, आई लिव इन ए डिटैच्ड हाउस, आई लिव इन ए सेमी डिटैच्ड हाउस। तो इट विल बी बेटर फ्रॉम द लेक्सिकल पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। तो आप बोल सकते हो कि एक किचन है वहाँ पे, उस घर में एक लिविंग रूम है और बेडरूम्स हैं जिनके साथ वॉशरूम अटैच्ड हैं। चाहे वो, क्योंकि इवन दो ऑल दो हमने वेरिएशन भी देनी होती है, तो आप लोग ये भी कह सकते हो कि चाहे वो इतना बड़ा नहीं है लेकिन मेरी फैमिली के लिए वो सफिशेंट है। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसमें आपने प्रेजेंट टेंस ही दिया है, क्योंकि ग्रामर में ग्रामेटिकल रेंज भी देनी जरूरी होती है,
तो आप ये कह सकते हो कि इस घर में मैं 2005 से 2000 से यहाँ पे रह रहा हूँ। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इस चीज़ का आंसर दे सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को अभी इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करता हूँ, ट्रांसलेट नहीं सॉरी डिलीवर करता हूँ कि कैसे आपने अब इसका आंसर देना है। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा व्हाट काइंड ऑफ ए अकोमोडेशन डू यू लिव इन, तो आपका आंसर होगा आई लिव इन ए टेरेस्ड हाउस दैट हैज ए, यहाँ पे क्लॉज एंटर करनी है क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के ही मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन को तोड़ के यहाँ पे ये नहीं बोलना इट हैज, तो वहीं पे स्टार्ट कीजिए दैट। आपको मैंने कॉमन मिस्टेक्स में ये बात बताई थी कि दैट और विच जो है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है और जो हु है वो लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा आई लिव इन ए टेरेस्ड हाउस दैट हैज़ ए लिविंग रूम ए किचन। ये मैं लिस्ट दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, और जो लिस्ट है हल्के पॉज से देनी है ताकि आप प्रोनाउंसिएशन के बैंड जो है ले सके। ए लिविंग रूम, ए किचन, 3 बेडरूम्स अटैच्ड विद वॉशरूम्स एंड ए लवली बैक गार्डन। और जो लास्ट है उसे हम एंड के साथ लगाएंगे। तो लिस्ट को आप डिस्क्राइब करना सीख लें और राइटिंग में भी इसे ध्यान से देखें कि जब भी आपके पास 3 या 4 आइटम्स हैं तो पहले 3 आइटम्स आपने कॉमा लगा के देने हैं और लास्ट में एंड लगा के, और एंड से पहले भी कॉमा लगाना है। मतलब अगर स्पीकिंग करें तो पॉज देना है हल्का सा। तो स्टूडेंट कृपया ध्यान दें, जब भी आप लिस्ट डिस्क्राइब कर रहे हो, लिस्ट जरूर डिस्क्राइब करनी है किसी ना किसी क्वेश्चन में। उसका कारण ये है कि हमने एग्जामिनर को रेंज देनी होती है ग्रामर की। तो एक लिस्ट अगर हम डिस्क्राइब कर दें तो हम ये शो कर रहे हैं कि हमें लिस्ट देनी आती है, और लिस्ट को फटाफट से नहीं बोलना ए किचन 3 बेडरूम्स, नो, आपने बोलना है आराम से ए लिविंग रूम, हल्का सा पॉज देना है, ए किचन 3 बेडरूम्स अटैच्ड विद वॉशरूम्स एंड ए लवली बैक गार्डन। और आर्टिकल आराम से बोलने हैं, जहाँ जहाँ पे मैंने ए आर्टिकल लगाया है इट मीन सिंगल है, जहाँ पे ज़्यादा है जैसे 3 बेडरूम्स है वहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाया। ये ग्रामर का रूल है। अब मैंने इसे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका आंसर दे दिया फर्स्ट फॉर्म के साथ। लेकिन स्टूडेंट्स जो एग्जामिनर है वो हमसे वैरायटी ऑफ टेंसेस मांगता है, वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस मांगता है। तो अगर आप इतना आंसर दोगे तो आप अपना डिज़ायर्ड स्कोर अचीव नहीं कर पाओगे, शॉर्ट आंसर्स नहीं देने हैं। तो आपने, मैं आगे बढ़ा अपने आइडिया की और, इवन दो इट्स नॉट सो स्पेशियस, स्पेशियस का मतलब होता है बहुत बड़ा नहीं है, स्पेशियस बहुत ज़्यादा बिग, बिग स्पेशियस वर्ड नहीं यूज, बिग वर्ड नहीं यूज करना, आपने स्पेशियस वर्ड यूज करना है। तो इवन दो इट्स नॉट रियली स्पेशियस, मैं यहाँ पे इट्स यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि इस जो स्पीकिंग का टेस्ट है उसमें प्रोनाउंसिएशन के एक्स्ट्रा बैंड्स हैं। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज नहीं करते तो हमारे प्रोनाउंसिएशन के बैंड्स कर सकते हैं। तो इवन दो इट्स नॉट रियली सो स्पेशियस इट्स जस्ट राइट फॉर मी एंड माय फैमिली। तो इवन दो का सेंटेंस भी आपको पता ही है। इवन दो में हम पहला सेंटेंस, चाहे ये स्पेशियस नहीं है, हल्का सा पॉज लेना है, इट्स जस्ट राइट फॉर मी एंड माय फैमिली एंड आई हैव बीन लिविंग देयर, या वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। तो मैंने यहाँ पे जो है अपने आंसर को प्रॉपर वे से एक्सप्लेन किया। अब मैं बताता हूँ कि कैसे 4 पैरामीटर्स पूरे होते हैं। मैंने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया, लिस्ट दी, उसके बाद इवन दो इट हैज़, इवन दो की वैरायटी दी सेंटेंस की, फिर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाया। तो मैं यहाँ पे ग्रामर की एक्यूरेसी तो रख ही रहा हूँ, ग्रामर की रेंज भी दे रहा हूँ, यहाँ पे लेक्सिकल सोर्स भी दे रहा हूँ, स्पेशियस, टेरेस्ट, लेक्सिकल सोर्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं एग्जामिनर को, फ्लुएंसी में प्रॉपर वे से दे रहा हूँ, और जो सेंटेंस है वो जो है आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, एंड मी एंड वी हैव, तो मेरे जो सेंटेंस है कोहेजन भी दे रहे हैं। तो इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन का मैं जो है फुलफिल कर रहा हूँ टॉपिक, इट्स जस्ट एंड कॉमा में मैं पॉज दे रहा हूँ। तो मैं चारों पैरामीटर्स क्वेश्चन में पूरा कर रहा हूँ। तो आपका टारगेट भी यही होना चाहिए कि आपके जो पैरामीटर्स हैं वो क्लियर हों चारों। अगर किसी क्वेश्चन में 3 पैरामीटर्स दे दिए और एक मिस भी हो गया तो आप नेक्स्ट में ध्यान रखें। तो आपने अपना जो माइंड है स्टूडेंट्स वो एक्टिव रखना है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी चीज़ डिलीवर कर दी है और कौन सी चीज़ आपकी जो है पेंडिंग में है। ये एक तरह की गेम है,
यहाँ पे आपके पास एक जगह पे 20 से 50 पॉइंट्स रखे हुए हैं और आपने धीरे धीरे करके और एंड स्पीकिंग तक वो पॉइंट्स ख़त्म करने हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझे होंगे, सॉरी इस क्वेश्चन को। तो मैं दोबारा से वोकैबुलरी रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन की। टेरेस हाउस, बैक गार्डन, स्पेसियस। स्पेसियस एक एडजेक्टिव है, लार्ज एंड बड़े हाउस को जो है हम स्पेसियस का नाम देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जामिनर अकोमोडेशन से में से पूछ सकता है, हु डू यू लिव विद, कि आप किसके साथ रहते हो। तो नो डाउट बहुत से स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि आई लिव विद माई फैमिली। तो मैं यहाँ पे ये जरूर रिकमेंड करूँगा कि आप बोलो आई लिव विद माई फैमिली। तो पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ पे जैसे एग्जामिनर ने यहाँ पे लिव वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो आप प्लीज़ आई लिव विद माई फैमिली ना बोलें, आप लिव की जगह पे और लेक्सिकल सोर्स का वर्ड यूज़ करें जो आप यूज़ कर सकते हो। तो क्वेश्चन को पैराफ्रेज करें, अगर आपके पास वर्ड है उस क्वेश्चन में तो बेटर है स्टूडेंट्स, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बोलते समय हमारे पास जो है लेक्सिकल सोर्स एकदम से नहीं मिलता हमें। तो ये एक बेटर मेथड है कि जब क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो पुट करता है तो उसी क्वेश्चन में से जो वर्ड उसने यूज़ किया है, अगर आप उसका सिनोनिम इमीडिएटली डिटेक्ट करके बोल दें उस क्वेश्चन को रीफ्रेज करके, तो आपकी एक लेक्सिकल सोर्स की टेंशन जो कि एक पैरामीटर है वो ख़त्म हो जाएगी। तो कृपया ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वेयर डू यू लिव विद, तो मैं लिव को यहाँ पे सोचूंगा ड्वेल भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं रिजाइड भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं दोनों में से एक वर्ड को रिप्लेस करूँगा और बोलूँगा आई रिजाइड विद माई पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो मैंने पेरेंट्स और सिबलिंग्स लगाया है, क्योंकि अगर मैं फैमिली लगाता यहाँ पे, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही फैमिली बनती है, ये ठीक है, लेकिन फैमिली एक कॉमन वर्ड है और इसकी जगह पे मुझे कोई भी सिनोनिम नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पे दो फैमिली को डिवाइड करूँगा। यहाँ पे मैं लगाऊँगा पेरेंट्स एंड माय सिबलिंग्स। तो ये यहाँ पे सिबलिंग्स एक हमें लेक्सिकल सोर्स मिल गया और पेरेंट्स की जगह पे भी एक वर्ड मिलता है हमें प्रोजीनिटर, तो वहाँ पे हम प्रोजीनिटर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बेटर है। तो यहाँ पे पेरेंट्स रिप्लेस करके मैं ये भी चेंज कर सकता हूँ, आई रिजाइड विद माई प्रोजीनिटर्स एंड माई सिबलिंग्स। तो यहाँ पे ये जो है बहुत ही बढ़िया रहेगा, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ अपना जो खाता खोल रहे हैं और यहाँ पे हमने पहले स्टेप पे ही एग्जामिनर को प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया और उसमें दो लेक्सिकल सोर्स दिए, जिससे कि एग्जामिनर इजीली अट्रैक्ट होगा और डेफिनेटली आपके लेक्सिकल सोर्स के बैंड जो हैं वो बढ़ेंगे। और अगर आप लेक्सिकल सोर्सेज यूज़ कर रहे हो तो स्टूडेंट्स देख लो, अगर आपके लेक्सिकल सोर्स में 9 बैंड या 8 बैंड आ गए तो 6 बैंड अचीव करने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ बाद के 24 में से 8 बैंड निकाल दो तो आपके 16 बचते हैं, तो आपने 5 और 6 ईच लेने हैं। तो ये मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दो, तो आप स्टेप बाय स्टेप जो है उसे आगे फॉलो करते रहिए, तभी आप जो है एक अच्छा बैंड अचीव कर पाओगे। तो मैंने अपना जो आंसर है वो पहले शुरू किया, आई रिजाइड विद माई पेरेंट्स एंड माई सिबलिंग्स, आई रिजाइड विद माई प्रोजिनिटर्स एंड सिबलिंग्स एंड वी ऑलवेज गेट ऑन वेल विद ईच अदर। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखें, ये गेट ऑन वेल विद ईच अदर मैंने लगाया क्योंकि ये एक फ्रेजल वर्ब है, जो स्पीकिंग है वो इडियम्स, डिफरेंट वर्ड्स, वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस एंड फ्रेजल वर्ब का कॉम्बिनेशन है। जितना आप यूज़ करोगे तो उसके उतने ही आपके हाई बैंड्स आएंगे। तो ये नोट कर लें प्लीज़, गेट ऑन वेल विद ईच अदर, कि इकट्ठे रहना, आपस में मिलजुल के रहना, उसे हम गेट ऑन वेल विद ईच अदर बोलते हैं। तो वी ऑलवेज गेट ऑन वेल विद ईच अदर एंड हैव ए लॉट ऑफ फन। तो हम हमेशा जो है आपस में इकट्ठे मिलजुल के रहते हैं और बहुत सा फन करते हैं। उसके बाद होएवर स्टूडेंट्स कॉन्ट्रास्ट के लिए लगता है। मैंने पहले ही बताया है कि 4 पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर फ्लुएंसी और कोहेजन का है। अगर आप अपने सेंटेंसेस को पूरी तरह से कनेक्ट करते हो तभी आप बैंड ले पाओगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, होएवर नाउ माई इंक्लिनेशन होता है टेंडेंसी, झुकाव। यहाँ पे मैं फिर एक लेक्सिकल सोर्सेज दे रहा हूँ कि नाउ माई इंक्लिनेशन इज टू गो अब्रॉड। तो मेरी जो झुकाव है अभी बाहर जाने का है। एंड आई सपोज, और मैं मानता हूँ, सपोज भी एक लेक्सिकल सोर्स में जो है ऐड होगा। इन द फ्यूचर,
इन द फ्यूचर आई हैव टू स्टे अलोन इन डॉर्मेट्री। तो मैंने यहाँ पे एक और लेक्सिकल सोर्स लगाया, डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री स्टूडेंट्स, यहाँ हॉस्टल में कई स्टूडेंट रहते हैं, उसे हम डॉर्मेट्री का नाम देते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने अपने 4 पैरामीटर्स को नहीं छोड़ा, मैंने लेक्सिकल सोर्स दिए, यहाँ के प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया एंड यहाँ पे फ्यूचर भी दिया, आई हैव टू मॉडल यूज़ किया। तो मैं यहाँ पे वेरिएशन दे रहा हूँ और ग्रामर की वेरिएशन भी आ रही है और लेक्सिकल सोर्स भी यूज़ हो रहे हैं, फ्लुएंसी मेरी प्रॉपर है और मैं कोहेजन डिवाइसेस भी दे रहा हूँ। और यहाँ पे कॉमा चाहिए, सपोज कर लो पॉज चाहिए, हाउएवर, तो यहाँ पे मैं पॉज भी दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कनेक्टर इसलिए नहीं लगाया स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप लिखा हुआ है और एक सेंटेंस अगर आप फुल स्टॉप के बाद देंगे तो थोड़ा लॉन्ग पॉज दे के दीजिए। आई रिजाइड विद माई पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, हल्का पॉज लेना है। वी ऑलवेज गेट ऑन वेल विद ईच अदर एंड हैव ए लॉट ऑफ फन। However, now my inclination is to go abroad and suppose that in the future I have to stay alone in dormitory. So in this way अगर आप आंसर दोगे, पैरामीटर्स को नहीं छोड़ना है, आपने अपने दिमाग में पैरामीटर्स को माइंड में रखना है और पैरामीटर्स को छोड़ना नहीं है स्टूडेंट्स। बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि सिर्फ वो अपनी ग्रामर पे ध्यान देते हैं, बाकी जो 3 पैरामीटर्स हैं उन पे ध्यान नहीं देते। तो स्टूडेंट अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप कभी भी जो अच्छा स्कोर है वो अचीव नहीं कर पाओगे। मैं दोबारा से इसे रिपीट करता हूँ, डॉर्मेट्री, सिबलिंग, गेट ऑन वेल विद ईच अदर। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड देयर। मेरे ख्याल से पहले क्वेश्चन में जैसे आपने आंसर दे दिया कि आई हैव बीन लिविंग देयर सिंस 2005, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पुट नहीं करेगा। लेकिन अगर वहाँ पे आपने आंसर नहीं किया तो नो डाउट इस तरह के क्वेश्चन तभी पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स जब आप लोग जो है ग्रामर में वेरिएशन यूज़ नहीं करते, टेंसेस में मूव नहीं करते। तो एग्जामिनर ने तो जज करना ही करना है कि क्या इसे टेंस की नॉलेज है, क्या इसे प्रेजेंट परफेक्ट की या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की ज़रूरत है। तो फिर इस तरीके से क्वेश्चन जो है पुट किए जाएंगे। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन पुट होता है तो आपने सिंपल से बताना है कि हाँ मैं इस घर में 2005 से रह रहा हूँ। अभी अगर आप इस चीज़ का आंसर इतना ही दोगे तो आई थिंक इट दैट आप पैरामीटर्स तो पूरे कर नहीं पा रहे। यहाँ पे अगर आप एक आंसर दोगे आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2005, तो यहाँ पे आपने एक प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर दिया, ना तो वहाँ पे कोहेजन डिवाइसेस यूज़ हुई, ना वहाँ पे कोई लेक्सिकल सोर्स मिला और ना ही प्रोनाउंसिएशन प्लस हुआ। तो जहाँ पे स्टूडेंट आपका जो बैंड स्कोर है वो वीक होने के चांसेस हैं, तो इसे थोड़ा और बढ़ाना है। अब आप जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आप पास्ट को भी मूव कर सकते हो, फ्यूचर में भी मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने एक आइडिया डेवलप करना है कि मैं यहाँ पे 2005 से रह रहा हूँ, तो इसे एक्सपेंड करने के लिए एग्जामिनर को बताइए कि 2005 से पहले आप कहाँ रहते थे। सपोज 2005 से पहले आप रूरल एरिया में रहते थे, कहीं कंट्री साइड एरिया में रहते थे, अपने दादाजी के घर में रहते थे, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी। तो आपने फादर ने जो है डिसाइड किया कि वहाँ पे मूव करने के लिए दूसरी जगह पे, तो तभी से मैं यहीं पे रह रहा हूँ। या आप वहाँ पे ये भी जो नोटिस कर सकते हो कि मेरे फादर की जो जॉब है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुकी थी 2005 में, तो इसीलिए हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो कोई भी रीज़न बना के स्टूडेंट इसको ब्रॉड कीजिए, तभी आपको आंसर्स मिलेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस को पूरी तरह से एक्सटेंड करना है। अगर आप क्वेश्चंस को एक्सटेंड नहीं करते तो आप बैंड स्कोर अचीव नहीं कर पाओगे, और तभी तक बोलिए जब तक एग्जामिनर आपको स्टॉप ना कर दे। बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं आके कि सर हमें तो 2 लाइंस के बारे में बोला गया है, तो बेटा ये इंग्लिश स्पीकिंग का टेस्ट है और 11 से 15 मिनट का टेस्ट है। अगर आप लोग 11 से 15 मिनट्स नहीं बोल सकते तो इट मीन्स आपकी स्पीकिंग वीक है, तो डेफिनेटली आप जो है एक अच्छा बैंड स्कोर अचीव नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऐसे दूंगा, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड देयर, वी हैव बीन लिव्ड हेयर सिंस 2005, या इस सेंटेंस को हम जो है वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2005 भी बोल सकते हैं। दोनों टेंसेस में ये आंसर आ सकता है, क्योंकि जब हम पीछे रह रहे हों और अब भी रह रहे हों वहीं पे, तो पीछे स्टार्ट किया हो कोई काम अभी भी चल रहा हो, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी यूज़ कर सकते हैं।
तो वी हैव लिव्ड हेयर सिंस 2005, बट बिफोर दैट आई वॉज ड्वेलिंग। अब मैंने रिजाइड पीछे यूज कर दिया, तो यहाँ पे मैं एक लेक्सिकल सोर्स और यूज करूंगा, ड्वेलिंग। बिफोर दैट आई वॉज ड्वेलिंग एट माई ग्रैंड फादर्स या ग्रैंड पेरेंट्स रेजिडेंट्स इन ए ज्वाइंट फैमिली विच वॉज सिचुएटेड इन द आउटस्कर्ट एरियाज। तो आउटस्कर्ट एरिया, कंट्री साइड, रूरल एरिया, वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ पे मैंने एक और लेक्सिकल सोर्स यहाँ पे ऐड किया। इसके बाद भी अगर एग्जामिनर आपको स्टॉप नहीं करता तो आप आगे मूव कीजिए। इसके बाद आप कह सकते हैं however my father, however at the time my father was transferred from that place to the place where we are living now, and then we decided to shift here। इस तरीके से जो है आप अपने आंसर को और एक्सपेंड करते जाइए, अपने आइडिया को आगे बढ़ाते जाइए, तभी आप लोग जो हो इस चीज़ को अचीव कर पाओगे। प्लीज़ मैं फिर कहता हूँ, शॉर्ट आंसर मत दीजिए, अपना क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछा कि आप कब से रह रहे हो, तो आप उसका आंसर एक लाइन में मत दीजिए, उससे पहले आप बताइए कहाँ पे रहते थे, और फिर भी एग्जामिनर स्टॉप नहीं कर रहा तो बताइए कि आप शिफ्ट क्यों हुए, उसका रीज़न बता के आगे मूव कीजिए। तो मैंने बता दिया है कि 2-3 रीज़न है, वहाँ पे आप दे सकते हो कि आप शिफ्ट क्यों हुए। वहाँ पे जो है एजुकेशन फैसिलिटीज़ या स्कूल अच्छा नहीं था, तो मेरी एजुकेशन के लिए मेरे फादर ने वहाँ से शिफ्ट किया। या दूसरा, आप जॉब के बारे में बता सकते हो कि मेरे फादर की जो जॉब है वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए थे, इसलिए हमने यहाँ पे मूव किया। तो बेटा बहुत से पॉइंट्स है यहाँ पे मूव करने के लिए, तो इसे खुल के एंजॉय कीजिए। स्पीकिंग का पेपर जो है खुल के दीजिए, कॉन्फिडेंटली दीजिए, ग्रामर पे पूरा फोकस रखिए, लेक्सिकल सोर्स पे फोकस रखिए। तो हो ही नहीं सकता कि आपका बैंड स्कोर जो है वो किसी भी तरीके से कम हो जाए। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर यू आर लिविंग नाउ एंड वेयर यू हैव लिव्ड इन द पास्ट। कि आप यहाँ पे अभी रह रहे हो वहाँ, या आप जहाँ पे पीछे रहते थे। तो अपना पिछले क्वेश्चन में कह आया एग्जामिनर से कि आपने जो है मूव किया है, तो वहाँ पे एग्जामिनर के माइंड में क्वेश्चन रेज हो सकता है पास्ट के रिगार्डिंग कि अभी जहाँ पे आप रह रहे हो और जहाँ पे आप पहले रहते थे 2005 से पहले, मतलब तो उनमें क्या डिफरेंस है। तो आप बहुत से डिफरेंसेस बता सकते हो कि जो पुरानी जगह पे हम जहाँ वहाँ पे रहते थे वो कंट्री साइड एरिया था, सबर्ब एरिया था, वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, तो हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो इस तरीके से जो है आप अपना आंसर दे सकते हो, इस तरीके से आप इसे एलैबोरेट कर सकते हो। तो मैं इसका आंसर जो है इस तरीके से दूंगा, वेल इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इट्स एन कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से आप मूव करते रहिए, तभी इंटरेस्ट बना रहेगा एग्जामिनर का भी और आपका भी। तो मैं ये पहले ही बता देता हूँ कि ये एक इनफॉर्मल टेस्ट होता है, तो आपने कोई फॉर्मेलिटी नहीं यहाँ पे रखनी। जैसा कि आप किसी अपने फ्रेंड के आगे स्पीक करते हो उसी तरीके से स्पीक कीजिए, तभी आपको एग्जामिनर जो है अच्छे बैंड दे पाएगा। क्योंकि एग्जामिनर की हमेशा ये क्लियर विजन होता है कि स्टूडेंट्स कितना खुल के इंग्लिश बोल सकता है और कितनी करेक्टनेस से बोल सकता है। तो कॉन्फिडेंटली इस जो है टेस्ट को क्लियर कीजिए। तो यहाँ पे मैं आंसर देने जा रहा हूँ, वेल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू दैट बिफोर 2005। तो मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आई हैड लिव्ड इन द कंट्री साइड एरिया। हैड यहाँ पे लगाया, मैंने पास्ट परफेक्ट यूज़ किया क्योंकि पिछले 3 क्वेश्चन में पास्ट परफेक्ट यूज़ नहीं हुआ था कि मैं कंट्री साइड पे रहता था। वेयर नॉट इवन द बेसिक अमेनिटीज सच एज मेडिकल, बेसिक अमेनिटीज़ भी नहीं थी, और जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। तो बेसिक फैसिलिटीज़ को मैंने जो है आगे डिफाइन किया कि कंट्री साइड जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ जो कि एक इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए, जैसे मेडिकल है, एजुकेशनल है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी नहीं अवेलेबल थी। इसलिए मैंने जो है वहाँ पे जो है उस समय की ये डिफरेंस है। लेकिन अभी मैं लास्ट मंथ गया हूँ यहाँ वहाँ पे, तो मैंने देखा कि सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं। इस तरीके से आप जो है सेंटेंस की वेरिएशन दे सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड प्रेजेंट परफेक्ट लगाया, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगा, यहाँ पे मैंने इसकी लिस्ट दी, बेसिक अमेनिटीज़ को डिफाइन किया लिस्ट के थ्रू, और वाज अवेलेबल यहाँ पे फिर मैंने पास्ट इंडेफिनिट लगाया, और आई एम गेटिंग ऑल दिस फैसिलिटीज़ यहाँ पे फिर मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाया।
तो मैं ग्रामर की एक्यूरेसी तो देख ही रहा हूँ, साथ ही साथ में ग्रामेटिकल रेंज भी दे रहा हूँ। तो आपने अपने क्वेश्चंस को, अपने आइडियाज़ को स्टूडेंट्स इसी तरीके से एलैबोरेट करना है, तभी आप इस चीज़ को क्लियर कर पाओगे, नहीं तो नहीं क्लियर कर पाओगे। तो हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डू यू प्लान टू लिव देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम? क्या आप वहाँ पे बहुत लंबे समय से रह रहे हो? तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स, अगर आपने 2005 का आंसर दे दिया है कि वहाँ पे मैं इतने टाइम से रह रहा हूँ 2005 से, तो डेफिनेटली जो है एग्जामिनर इसका आंसर नहीं पूछेगा। और अगर डू यू प्लान टू लिव देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, सॉरी, ये क्वेश्चन फ्यूचर का टेंस पूछने के लिए पूछ रहा है एग्जामिनर कि आप जो है वो फ्यूचर में जो है लंबे समय से पे यहाँ पे रहोगे या नहीं रहोगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे आप यस भी कह सकते हो, नो भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि मेरा या आई हैव नॉट येट डिसाइडेड, कि मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। स्टूडेंट्स, अगर आप ये कह रहे हो कि मैं यहाँ पे ही रहूँगा, तो आप ये रीज़न दे सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है जो एक लिविंग बीइंग को जिंदा रहने के लिए चाहिए। तो और जो है यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो मैं फ्यूचर में यहीं रहना पसंद करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होने के कारण मेरा जो है आगे जॉब भी अच्छी यहीं पे लग जाए, तो डेफिनेटली आई विल लिव इन हेयर इन फ्यूचर। तो इस तरीके से आप इसको यस में एलैबोरेट कर सकते हो। यस, यस, आई इंटेंड टू बाई हेयर, आई इंटेंड टू लिव हेयर, मैं यहाँ पे रहना चाहूँगा, बिकॉज ऑल द फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन एंड एजुकेशन are available here, and I think that lot of industries are here also, and in future I'll get a job here also, and from the environmental point of view this place is also good, so I will live here। इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो है एग्जामिनर पूछ सकता है, विच रूम डज योर फैमिली स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन, कि आपकी जो फैमिली है वो किस रूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। तो आप एक रूम पकड़ लीजिए स्टूडेंट्स, आप कोई भी रूम ले सकते हो, आप डाइनिंग रूम ले सकते हो, कोई भी रूम ले सकते हो, और उसका रीज़न ज़रूर बताना है। देखो, जब भी आप स्पीकिंग का टेस्ट दोगे तो आपने रीजंस ज़रूर डेवलप करने हैं। अगर आप रीजंस डेवलप नहीं कर रहे तो आप लोग जो हो अच्छे बैंड्स नहीं ले पाओगे। तो एक रूम को सिलेक्ट कीजिए, जैसे आपने किया कि डाइनिंग रूम में, तो आप वहाँ पे डाइनिंग रूम में ही क्यों स्पेंड करती है फैमिली, क्योंकि आप रीज़न बता सकते हो कि मेरी जो सारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो जॉब्स करते हैं और उनका इतना हैक्टिक शेड्यूल है या स्केड्यूल है कि वो इकट्ठे हो ही नहीं पाते दिन में, लेकिन एट नाइट जो डिनर है सभी इकट्ठे करते हैं। तो यही रूम है, यहाँ पे मेरी फैमिली जो है पूरे जो टाइम है वो स्पेंड करती है। इस तरीके से आप अपने आंसर को दे सकते हो एग्जामिनर को, इस तरीके से जो अपना आइडिया डेवलप कर सकते हो। तो अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो आप सबसे पहले आंसर दोगे, वी स्पेंड, वी डिवोट अवर मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ डाइनिंग रूम। तो पहले तो आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, लेकिन इतने से सफिशिएंट नहीं है। आप आगे मूव करोगे, एज, रीजंस के जो है कनेक्टर लगाओगे, एज, बिकॉज, सिंस, because, since, as all of my family members are involved in their jobs and they have the hectic schedule or schedule. However, at night we take dinner collectively, so my family spends whole of the time here। इस तरीके से जो है आप अपना आंसर जो है डिलीवर कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज टू योर होम वेरी गुड। तो जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के बारे में स्टूडेंट्स एग्जामिनर जो है आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले तो आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती है। जब आपने इस क्वेश्चन का आइडिया डेवलप करना है तो आपको सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो
तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी स्टूडेंट्स, रेल, बस और एयरवेज। सबसे पहले आप तीन चीज़ों को डिवाइड कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम उस तरीके से डिवाइड करके दे सकते हैं। तो अगर आप कंट्री साइड एरिया में रहते हो सपोज, या आप स्मॉल टाउन में रहते हो, तो आप बोलिए कि बस फैसिलिटी तो अच्छी है, लेकिन ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो ट्रेन के लिए हमें 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। और अगर मैं एयरवेज की बात करूं तो वहाँ पे हमारे पास एयरपोर्ट नहीं है और हमें 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर जो है वो ऑन रोड रास्ता तय करना पड़ता है। उसके बाद ही जो है हम वहाँ पे पहुँच पाते हैं। और कभी कभी अगर नाइट में हम एयरपोर्ट पे आ जाएं तो हमें यहाँ पे हमारे टाउन में आना बड़ा मुश्किल है। तो इतना आंसर आप दे सकते हो। लेकिन अब आपको लगा कि मैंने वेरिएशन नहीं दी टेंसेस में, तो आप फिर नेक्स्ट मूव करोगे फ्यूचर की ओर। लेकिन हमारे एरिया में जल्द ही एक रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, गवर्नमेंट से वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट चलेगा, यहाँ पे हो चुका है। और मुझे उम्मीद है कि नियर फ्यूचर में वहाँ पे भी एक रेलवे स्टेशन होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपने आइडिया को मूव कीजिए, तभी आप अपना बैंड स्कोर अचीव कर पाओगे। तो देखो मैंने ये आंसर लिखा है टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला कि वेल इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और सीरियस क्वेश्चन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस तरीके से आपने लगाते रहना है ताकि आपका और एग्जामिनर दोनों का इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। टू बी ऑनेस्ट, एज I am living in the town where bus facility is so good and bus comes every 5 minutes and there is no gigantic bus stand। gigantic का मतलब है लार्ज, मैंने लार्ज को यहाँ पे gigantic में यूज़ किया, gigantic bus stand near to my home। However, if I have to talk about the railway and airport, railway station is approximately 10 kilometers away from my hometown and airport which is situated nearly 40 kilometers from my home। तो इस तरीके से आपने जो है आंसर को डिलीवर करना है। तो मैं ये पहले ही बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आइडिया डेवलप करना बड़ा ही इजी है, लेकिन आप उस आइडिया के लिए इंफॉर्मेशन को डिवाइड कीजिए। अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तभी आप उसका आंसर दे पाओगे। अगर आप जो है आइडिया को डिवाइड नहीं करते तो आप उस चीज़ का आंसर नहीं दे सकते। जैसे कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को अलग अलग डिवाइड कीजिए, बस फैसिलिटी में, रेलवे फैसिलिटी में, एयरपोर्ट फैसिलिटी में, तभी आप इस चीज़ का आंसर दे पाओगे। उसके बाद स्टूडेंट्स है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जामिनर आम पूछ सकता है कि डू यू प्रेफर लिविंग इन ए हाउस और ए फ्लैट, कि आप जो है आपकी प्रेफरेंस हाउस में है या फ्लैट में है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आप तीन तरीके से दे सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि मैं हाउस प्रेफर करता हूँ, आप ये भी बोल सकते हो कि आप फ्लैट प्रेफर करते हो, आप कब हाउस प्रेफर करते हो और कब फ्लैट प्रेफर करते हो, इस तरीके से भी जो है अपना आंसर डिलीवर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अगर मैं हाउस जो है हाउस चूज़ करता हूँ तो मैं हाउस की जो है फीचर्स देखूंगा कि हाउस में कौन कौन सी फीचर्स हैं। हाउस में स्टूडेंट्स प्राइवेसी है, मैं अपने घर को बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकता हूँ, अपनी फैमिली के हिसाब से कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आंसर जो है उसी तरीके से जो हाउस के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं सबसे पहले उसे माइंड में लूँगा और उन पॉइंट्स को जो है आगे एलैबोरेट करूँगा। तो मेरा आंसर आएगा आई प्रेफर लिविंग इन ए हाउस। तो प्रेफरेंस वाला जो सेंटेंस है यहाँ पे ग्रामर स्टूडेंट्स देनी है। देखो जब भी हम प्रेफरेंस देते हैं आई प्रेफर टेकिंग टी टू कॉफ़ी, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है, हम फ्लैट की बजाय जो है हाउस को प्रेफरेंस देंगे। तो आप ध्यान से देख लें कि सेंटेंस कैसे बना हुआ है, क्योंकि आपको प्रेफरेंस के आंसर्स देने पड़ सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। आई प्रेफर लिविंग इन ए हाउस टू ए फ्लैट, तो मैं यहाँ पे आंसर करूँगा कि मैं हाउस में रहना पसंद करूँगा फ्लैट की बजाय, बिकॉज क्योंकि आई वैल्यू माई प्रिवेसी, कि मैं अपनी प्रिवेसी को जो है प्रेफरेंस देता हूँ। मतलब कि मैं जो है हाउस में जो है मैं अपनी प्राइवेसी ज़्यादा रख सकता हूँ दैन की फ्लैट की बजाय। एंड आई कैन प्लान एंड डिज़ाइन ए हाउस लेआउट टू सूट माई सेल्फ, और जो अपने घर का जो प्लानिंग है वो अपने हिसाब से कर सकता हूँ और घर को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकता हूँ। एंड मैं अपनी फैमिली के हिसाब से आई कैन मॉडिफाई ए हाउस अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फैमिली। मोरोवर मैंने कोहेजन के लिए लगाया है
कि और इसके अलावा मैं अपनी फैमिली के साइज़ के हिसाब से भी जो है इसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैंने कोहेजन डिवाइसेस लगाई दो, और मैंने सेंटेंस की वेरिएशन भी दी, यहाँ पे जेरेंट लगाया और यहाँ पे मैंने मॉडल लगाया, प्रोनाउंसिएशन मेरी ठीक चल रही है। तो इस तरीके से जो है मैं अपने बैंड अचीव कर सकता हूँ। और अगर यहाँ पे आपने फ्लैट चूज़ करना होता तो आपके पास आइडिया होना था कि मैं जो है एक पॉश लोकेलिटी में जो है एक रशिंग एरिया में जो है रहता हूँ, तो वहाँ पे हाउस संभव ही नहीं है, तो इसलिए जो है मैं फ्लैट ही मोस्टली प्रेफर करता हूँ। और लेकिन उसमें मुझे सोसाइटी जो है, फ्लैट्स में आपको पता ही है कि आपको ज़्यादा प्लान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्डर्स द्वारा ही प्लान किया जाता है। और मेरे पास इतना हैक्टिक स्केड्यूल है कि मैं घर को प्लान नहीं कर सकता, तो मेरे लिए यही कन्वीनियंट है कि मैं फ़्लैट में रहूं। फ्लैट में अब सारी फैसिलिटीज़ मिलने लग गई हैं और एक सोसाइटी अलग से मिलती है, तो जो है मैं वही प्रेफर करूंगा। तो तीसरा आंसर आप इस तरीके से भी दे सकते हो कि हाउस में और फ्लैट में कब। जब कंट्री साइड एरिया में रहूँगा, सबअर्ब एरिया में रहूँगा, तो मैं हाउस प्रेफर करूँगा मोस्टली। लेकिन अगर मुझे कहीं मेट्रो सिटी में रहना पड़े तो वहाँ पे मैं फ्लैट ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि वहाँ पे जो हाउस है मे भी हो सकता है बहुत कॉस्टली हो और मैं परचेज ना कर पाऊँ, लेकिन फ्लैट जो है वहाँ पे कन्वीनियंट रेट पे बड़े और छोटे मिल सकते हैं, तो मैं वहाँ पे जो है आराम से रह सकता हूँ, तो वहाँ पे मैं जो है प्रेफर करूँगा। तो आप इसका जो आंसर है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन के से भी शुरू कर सकते हो, उसके आगे जो है आइडिया मूव कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप जो आइडियाज़ हैं वो अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, क्योंकि आइडिया ही है। अगर आपको आइडिया क्लियर है तो भी आप मूव कर पाओगे इंग्लिश में, अगर आपके पास आइडिया ही नहीं है प्रॉपर तो आप मूव नहीं कर सकते। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं स्टूडेंट्स। प्लीज़ डिस्क्राइब द रूम यू लिव इन, कि जिस रूम में आप रहते हो आप उसे डिस्क्राइब कीजिए। तो डिस्क्राइब का यहाँ पे स्टूडेंट मतलब है कि आपका जो रूम है वो किस तरह का है, आपकी जो वॉल्स हैं वो किस कलर की हैं, और कितना बड़ा है या कितना छोटा है वो, कपबोर्ड्स कितने हैं, डेस्क है या नहीं है, स्टडी टेबल है या नहीं है। तो इस तरीके से आपने जो इंटरनल डिस्क्रिप्शन है वो देनी है आपने अपने रूम की। तो इस तरीके से आंसर दे सकते हो आप। माई करंट इज़ एक्चुअली मोर लाइक ए बेडशीट। तो बेडशीट यहाँ पे मैंने एक लेक्सिकल सोर्स यूज़ किया। बेडशीट का मतलब होता है कि जहाँ पे एक ही बेड हो वहीं पे मैंने रहना है, वहीं पे स्लीप करना है, ज़्यादा बड़ा ना हो। तो यहाँ पे मैंने मोर लाइक ए बेडशीट, कि एक बेडशीट नहीं है, एक छोटा सा रूम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैं मूव कर सकता हूँ थोड़ा आराम से। तो मैंने यहाँ पे जो है एक लेक्सिकल सोर्स यूज़ किया। इट इज़ ए मल्टीपर्पज़ रूम, ये एक पर्पज़ के लिए नहीं, मल्टीपर्पज़। फिर मैंने एज एडजेक्टिव यूज़ किया रूम के आगे, और यहाँ पे मैं फिर लेक्सिकल सोर्स दे रहा हूँ। आई यूज़ इट टू स्लीप एंड स्टडी एज वेल। मैं यहाँ इस रूम को सोने के लिए और पढ़ने के लिए यूज़ करता हूँ। एज वेल मैंने लगाया यहाँ पे, ताकि एडिशन का मैं जो एग्जामिनर को शो आउट कर सकूँ कि एज वेल जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए भी दिया जा सकता है। इट इज़ पेंटेड इन पिंक, ये पिंक कलर में पेंट है और वो मेरा फेवरेट कलर है। विद बेड, ए कपबोर्ड एंड ए डेस्क, और मेरा फेवरेट कलर है बेड और कपबोर्ड और डेस्क भी जो है इसी कलर के हैं। इट्स नॉट रियली स्पेशियस, चाहे ये बड़ा नहीं है बहुत ज़्यादा, बट इट्स जस्ट राइट फॉर मी, पर मेरे लिए ये सफिशेंट है। इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को एलैबोरेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोग स्पीकिंग एंजॉय कर रहे होंगे और बोर नहीं होंगे, क्योंकि वन बाय वन जो है मैं आपके से टॉपिक डिस्कस करता रहूँगा ताकि आपके आइडियाज़ बढ़ते रहें। क्योंकि स्टूडेंट्स छोटे जो क्वेश्चन आप अगर दोगे तो आप जो है प्रॉपर वे से बैंड स्कोर अचीव नहीं कर पाओगे। तो मैं अकोमोडेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं स्टूडेंट्स। विच पार्ट ऑफ योर होम डू यू लाइक द मोस्ट। तो आपने एक पार्ट वो बताना है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप स्टूडेंट्स कोई भी अपना जो है घर का पार्ट कोई भी है बता सकते हो। जैसा कि हमने पहले एक क्वेश्चन में बोला था कि आपकी फैमिली कहाँ पे स्पेंड करती है ज़्यादा टाइम, तो आपने डाइनिंग रूम बोला, तो आप वो भी एरिया भी डिफाइन कर सकते हो और ये एग्जामिनर को कह सकते हो। जैसा कि मैंने बोला
कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ और मुझे वही जगह पसंद है जहाँ पे मैं दूसरों के साथ टॉकिंग कर सकूँ। तो नो डाउट कि डाइनिंग रूम में मेरी और मेरी फैमिली जो है ना केवल गेम्स प्ले करते हैं बल्कि हम एक दूसरे से मिलके भी बात करते हैं, तो इसलिए मुझे वो एरिया पसंद है। या दूसरे तरीके से आप अपना पर्सनल रूम जो है वो भी दे सकते हो, उसमें आप दे सकते हो कि मेरे लिए कन्वीनियंट है, वहाँ पे मैं प्राइवेसी अपनी रख सकता हूँ और जब भी मैं थका हारा बाहर से आता हूँ, स्ट्रेसफुल वर्क से आता हूँ, तो वहाँ पे बैठ के मैं आराम कर सकता हूँ और वहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। इस तरीके से भी आंसर दे सकते हो, जैसे कि मैंने इसी कंसेप्ट को देख के आंसर बनाया है। आई प्रेफर माई बेडरूम मोस्ट ड्यू टू इट्स कन्वीनियंस एंड प्राइवेसी और कन्वीनियंस की वजह से जो है मैं अपने बेडरूम को पसंद करता हूँ। बिकॉज ऑफ माई स्ट्रेसफुल वर्क, मेरे स्ट्रेसफुल वर्क होने के कारण, देखो अभी मैंने बिकॉज ऑफ यहाँ पे यूज़ किया, बिकॉज ऑफ के बाद पूरा सेंटेंस कभी भी नहीं आता स्टूडेंट्स, सिर्फ नाउन फ्रेज ही आता है, तो हम वही यूज़ करेंगे। बिकॉज ऑफ माई स्ट्रेसफुल वर्क आई वॉन्ट टू बी इन ए क्वाइट प्लेस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क। मेरे स्ट्रेसफुल वर्क होने के कारण ही मैं क्वाइट प्लेस में रहना पसंद करता हूँ और कॉन्सेंट्रेट अपनी वर्क, ताकि मैं अपने वर्क पे कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँ। इन माई ओन रूम आई एम नेवर डिस्टर्ब एनीवन एल्स, और मेरे प्राइवेट रूम में मुझे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। मोरोवर इन माई ओन स्पेस आई कैन डू वट एवर आई वांट, तो मेरे रूम में मैं अपनी मर्जी से वहाँ पे जो है कुछ भी कर सकता हूँ, किसी और की परवाह किए बगैर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम जो है अपना आंसर दे सकते हैं, और मैंने एक आपको पहले आइडिया बताया है, उस आइडिया को भी आप जो है अपने स्पीकिंग के आंसर में अडॉप्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं स्टूडेंट। शुड वी लिव इन ए फ्लैट और ए हाउस, कि हमें जो है फ्लैट में रहना चाहिए या हाउस में। मेरे ख्याल से जो पिछला क्वेश्चन है वही आइडिया हम यहाँ पे दे सकते हैं, और अगर वो क्वेश्चन एग्जामिनर ने हमें पूछ लिया है तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर दोबारा से पूछे, तो यहाँ पे हम वही आंसर भी दे सकते हैं कि हमें कहाँ पे रहना चाहिए। अगर तो हमें अपनी प्रिवेसी चाहिए या हमें लगता है कि हमें आगे घर को जो है मॉडिफाई करना पड़ सकता है या हमारी फैमिली बड़ी हो रही है तो हमें जो है उसका एरिया इलाज करना पड़ सकता है, तो हम हाउस में प्रेफर करेंगे। और अगर हमने अकेले ही रहना है या हमें पता है कि ज़्यादा या कुछ साल तक अभी हमें जो एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है तो हम वहाँ पे फ्लैट में भी यूज़ कर सकते हैं उसे। तो दूसरी जो है हम रीज़न ये भी दे सकते हैं कि अगर हमारे पास, हम कंट्री साइड एरिया में है, यहाँ पे जगह बहुत है, तो वहाँ पे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाउस जो है वहाँ पे हाउस में रहना चाहिए। और अगर हम किसी मेट्रो सिटी में है, वहाँ पे जगह नहीं है, तो ये बेटर है कि हम फ्लैट में रहें। फ्लैट में भी अमेनिटीज़ अच्छी होती हैं। और तीसरा कारण जो है अफोर्डेबिलिटी का, कि हम प्रॉपर्टी अफोर्ड कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। और अगर हमारी अफोर्डेबिलिटी फ्लैट लेने की है और हम हाउस नहीं ले सकते तो डेफिनेटली आप लोग जो हो वो फ्लैट को प्रेफर करोगे। अगर जो है अफोर्डेबिलिटी आपकी है हाउस की तो आप वो प्रेफर करोगे, और अगर आप कम कीमत पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है वो यूज़ करना चाहते हो तो आप फ्लैट पसंद करोगे। इस तरीके से स्टूडेंट आप जो है अपने आंसर जो है वो दे सकते हैं। तो इन्हीं आइडियाज़ को मैंने इस क्वेश्चन में जो है ब्रीफ किया है। इट हैवीली डिपेंड्स अपॉन द पीपल्स प्रेफरेंस एंड अफोर्डेबिलिटी सिंस ईच टाइप ऑफ ए प्रॉपर्टी हैज़ इट्स ओन पर्क्स। तो हर तरह की प्रॉपर्टी के अपने एक फ़ायदे हैं, इट्स ओन पर्क्स, कि हर तरह की प्रॉपर्टी के अपने एक फ़ायदे हैं। इफ़ वन एंजॉयज अ मॉडर्न अमेनिटीज़, अगर कोई मॉडर्न अमेनिटीज़ को जो है यूज़ करना चाहता है, दैट एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स कैन प्रोवाइड सच ए जिम, स्विमिंग पूल्स, कन्वीनियंस स्टोर्स, ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स ही हैज मनी, एन अपार्टमेंट वुड बी ए गुड चॉइस। अगर वो मॉडर्न फैसिलिटीज़ को, मॉडर्न अमेनिटीज़ को जो है यूज़ करना चाहता है कोई भी, तो उसके लिए फ्लैट बेटर है। और इन कंट्रास्ट अगर कोई प्रीवेसी चाहता है, अपना लाइफस्टाइल जो है वो चुपचाप शांति से बिताना चाहता है, तो उसके लिए जो है क्वाइट लाइफस्टाइल जो है हाउस है जो वही सूटेबल रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक सम पीपल इन्वेस्ट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन बाइंग हाउसेज, कि क्यों जो लोग हैं वो बड़े हाउसेस में
जो है इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ का आंसर जो है हम अपनी ऑर्डिनरी लाइफ से भी ले सकते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि जितना बड़ा घर होगा उतना ही स्टेटस सिंबल, उनका ही जो उनका रुतबा है और बड़ा होगा सोसाइटी में, तो वो जो है बड़ा हाउस लेना पसंद करते हैं। तो सेकंड, कई बार जॉइंट फैमिली या फैमिली बड़ी होती है तो तब भी उन्हें पता है कि छोटे हाउस में इतने लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इस केस में भी जो लोग हैं बड़े हाउसेस में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो तीसरा कारण ये भी हो सकता है कुछ लोगों के पास पैसा अच्छा है और वो अपनी कंफर्टेबल और स्पेशियस हाउस बनाना चाहते हैं, तो वो लोग जो हैं हाउस में, बिग हाउसेस में इन्वेस्ट करते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम इन आइडिया से जो है आगे एलैबोरेट कर सकते हैं। पीपल सर्टनली हैव डिफरेंट रीजंस टू बाई प्रॉपर्टी। आई बिलीव द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज privacy. You will gain much more independence and freedom to refurbish the place as you please since you are the owner. कि आप लोग ज़्यादा इंडिपेंडेंस चाहते हो, अपनी फ्रीडम ज़्यादा चाहते हो, तो आप लोग बड़ा हाउस प्रेफर करोगे। तो वो लोग जो अपनी इंडिपेंडेंस ज़्यादा चाहते हैं, फ्रीडम ज़्यादा चाहते हैं, तो वो लोग जो हैं तो बड़ा हाउस पसंद करेंगे। बिसाइड्स इट वुड क्रिएट ए प्राइड ऑफ ओनरशिप। और ये जो है इन एडिशन एक, जैसे कि मैंने पहले बताया कि रुतबा, स्टेटस, तो प्राइड ऑफ ओनरशिप वही हो गया। नो मैटर हाउ स्मॉल और बिग योर हाउस इज, इट इज़ योर्स टू रेनोवेट और ब्रैग अबाउट। तो यहाँ पे जो है मैंने रीफर्बिश वर्ड यूज़ किया है, डेकोरेट करना, और ब्रैग, टू टॉक प्राउडली, ताकि वो दूसरों को प्राउडली बोल सकें, ब्रैग अबाउट, कि मेरे पास एक बड़ा घर है, मेरे पास एक बड़ी कोठी है। टू टॉक अबाउट, टू प्राउडली अबाउट समथिंग यू ओन और समथिंग यू हैव डन। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स लेक्सिकल सोर्स यूज़ करते हुए मैंने आगे बढ़ा। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोग अकोमोडेशन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं दोबारा से ब्रीफ करता हूँ। आपको क्वेश्चन काइंड ऑफ अकोमोडेशन आ सकता है, तो उसमें आपने सिंपल हाउस को डिस्क्राइब करना है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के बारे में पूछ सकता है, कितने समय से आप रह रहे हो, क्या फ्यूचर में रहोगे या नहीं रहोगे, किस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो वहाँ पे हैं, आपके जो प्रीवियस अकोमोडेशन है जो नहीं थी, क्या आप हाउस पसंद करते हो या फ्लैट पसंद करते हो और क्यों करते हो, तो कुछ लोग क्यों बिग हाउसेस में इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा और मुझे उम्मीद है कि आप आइडिया से पूरी तरह रिच हो गए होंगे और आपको आइडियाज़ पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। एक बार लास्ट में मैं इसके लेक्सिकल सोर्स बोलता हूँ। टेरेस्ड हाउस दोनों साइड से जो कनेक्ट है, यहाँ पे डिटैच्ड हाउस भी बोला जा सकता है, सेमी डिटैच्ड भी बोला जा सकता है। उसके बाद बैक गार्डन, जो घर के पीछे गार्डन है। स्पेशियस, जो लार्ज के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। उसके बाद गेट ऑन वेल विद ईच अदर, ये फ्रेजल वर्ब है। उसके बाद डॉर्मेट्री, जो हॉस्टल जहाँ पे रूम, यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, सिबलिंग, ब्रदर और सिस्टर को बोलते हैं। उसके बाद मैंने लेक्सिकल सोर्स में यूज़ किया अर्बन एरिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हारमोनियस, एक अच्छे रिलेशनशिप को, फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशनशिप को हम हारमोनियस रिलेशनशिप बोलते हैं। उसके बाद मैंने प्रीवेसी एंड सूट वन सेल्फ, बेडशीट मैंने पहले ही बोला कि एक छोटा सा रूम, यहाँ पे बेड लगा हुआ है, वहीं पे स्लीप करना, वहीं पे रहना है, तो उसके लिए यूज़ किया गया है। अफोर्डेबिलिटी, अमेनिटी, स्टूडेंट फैसिलिटीज़, फैसिलिटीज़ एक कॉमन वर्ड है, उसके जगह पे हम अमेनिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी हैज़ इट्स ओन पक्ष, ओन पक्ष, यहाँ पे जो पक्ष यूज़ किया गया है वो अपनी फैसिलिटीज़ के लिए। हैज़ इट्स ओन पक्ष, सिंस ईच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ इट्स ओन पक्ष, हर तरह की प्रॉपर्टी के अलग बेनिफिट्स हैं। पक्ष का यहाँ पे मतलब है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स बड़ा ही कॉमन वर्ड है, यहाँ पे हम इट्स ओन बेनिफिट्स भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन बेटर यही है कि हम पक्ष यूज़ करें। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने रीफर्बिश यूज़ किया। रीफर्बिश को मतलब है डेकोरेट करना, रूम को क्लीन करना। उसके बाद रेनोवेट यूज़ किया। इस तरीके से जो है ब्रैग यूज़ किया, कि किसी चीज़ को प्राउडली बोलना कि हमारे पास ये घर है, हमारे पास इतनी बड़ी कोठी है, ब्रैग अबाउट, तो ये हमने यूज़ किया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टडी का टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये स्पीकिंग समझ आ रही होगी। तो कृपया
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आगे मैं स्पीकिंग की, राइटिंग की बहुत सी वीडियो लाने वाला हूं और आपके लिए बहुत ही आसान जो है आर्ट्स को करने वाला हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपने ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो हमारे सरंद खन्ना या अमलों के ऑफिस में विजिट कीजिए। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस सेपरेट से लेना चाहते हो तो हमारे पास वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो भी आपको मिल सकती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।